बैंकिंग का लेसन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड आप जानते हैं कि जो हमारे एटीएम में या अकाउंट में पैसे होते हैं और जो इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं वो डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड जो कि बैंक की तरफ से आपको पैसे दिए गए एक प्रॉमिस के तहत कि आप बाद में इसको इतने इंटरेस्ट पर रिटर्न करेंगे, ठीक है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें क्या आता है कि आजकल जो हमारी पेमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई, जैसे कि बैंक है, ऐप्स आ गई हैं, ऑनलाइन चीज़ें आ गई जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ई मनी का, ई मनी वही इंटरनेट के थ्रू आप शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो ई मनी के थ्रू होती है। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर कार्ड, इंटरनेट स्क्रैच कार्ड और सेलिंग कार्ड, ये क्या है? ये स्टोर्ड वैल्यू कार्ड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में मेरे पास बहुत बार आ चुका है। आगे आ जाए फ्यूचर ऑफ मनी। अब मुस्तकबिल में पैसों की अहमियत क्या होगी? अब पैसा जो है मुस्तकबिल में एज आ नोट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या सब ऑनलाइन वे में इसको यूज़ करेंगे। अब पैसों के माइनिंग का तरीका कार क्या है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है M1, M2, M3। ये क्या है? कहते हैं रियलिटी में वी ड्रॉ लाइन डिफरेंट प्लेसेस एंड कंप्यूट सेवरल मेजर ऑफ मनी कॉल्ड अ मनी मॉनेटरी एग्रीगेट। अब ये निकालने का तरीका मैंने समराइज़ किया हुआ यहाँ पे, ये सब ऊपर वही डिफाइन किया है। M1 क्या होता है? C फॉर करेंसी है। M1 ये MCQs के तौर पे आता है। M1 में क्या होता है? करेंसी आती है, डिमांड जो डिपॉजिट है, ट्रैवलर चेक है और अदर चेकेबल डिपॉजिट है, वो कब आते किस में आते हैं? M1 में। M2 में M1 की जो सारी चीज़ें उसके साथ साथ स्मॉल टाइम डिपॉजिट आता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आता है, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट आता है। अब इसी तरह M3 में, ये MCQs मुझे आ चुका है M3 वाला। M3 में क्या आता है? लास्ट टाइम डिपॉजिट होता है, रिपर्चेज एग्रीमेंट, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बैलेंस, ये आता है M3 में आती है। कैटेगरीज हैं, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है, ठीक है। अब नीचे आ जाएँ, नीचे फिगर्स बताइए कि पाकिस्तान 2005 में क्या था, ये भी एक देख लीजिएगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाएँ, अच्छा हाँ, CPI निकालने का फार्मूला बताया गया, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। CPI निकालने का फार्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ बास्केट इन डैट मंथ, उस महीने की जो कीमत है उस बास्केट की, उसको डिवाइड करना है बेस पीरियड से और मल्टीप्लाई बाय 100 का देना है। एग्जांपल दी हुई है, ये 2000 साल दिए हुए, ये ईयर्स दिया हुआ है, पिज़्ज़ास और सीरीज़ दिए हुए, ठीक है। अब इसका CPI हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? 2002 में हमारे पास का बास्केट की जो कॉस्ट थी वो $350 थी, ठीक है। इसका CPI इंडेक्स, पहला हमेशा CPI इंडेक्स 100 ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएँ 2003 में। 2003 में क्या करेंगे? 370 को हम रखेंगे ऊपर और 350 पे डिवाइड करेंगे। 370 क्या है? वो कॉस्ट ऑफ द बास्केट, उस महीने की बास्केट है, और बेस बास्केट जो पिछले साल थी वो शायद 300 थी। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसी तरह 400 को ऊपर रखेंगे, 350 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा। इसी तरह एडिटिस चलते जाएंगे, यानी कि जो पहला वाला जो होता है वो होता है बेस पीरियड, और जो नीचे जो आ रहे हैं वो मंथ आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह GDP डिफ़ॉल्टर निकालने का तरीका क्या है? नॉमिनल GDP को डिवाइड रियल GDP से मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल में ये आपको नॉर्मल GDP, इसको आप डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये करेंगे, इसको भी ये और ये भी इस तरह भी आ जाएंगे। तो ये फार्मूला आपने लाजमी याद करना है।